वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में लोकसभा में क्या देखा कि आर्टिकल 81 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के लोग मतदान करने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो यही देखा था हमने। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वयस्क मताधिकार का मतलब है 18 वर्ष या उससे अधिक के लोग मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, अर्थात अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। तो इसे ही हम लोग वयस्क मताधिकार कहते हैं। भारत में इसी के तहत सरकार का चुनाव होता है। तो यह बात लिखा गया है आर्टिकल 81 में। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब 61वां संविधान संशोधन 1989 पारित हुआ, जिसके तहत मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। तो जब मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की आयु कितनी वर्ष निर्धारित थी? 21 वर्ष। लेकिन जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ और इसी के तहत जो 21 वर्ष की आयु है मताधिकार की, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है मताधिकार की आयु किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत। और यह पहले 21 वर्ष था जो 18 वर्ष कर दिया गया। मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। जो वोट देने का अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है, अर्थात कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वोट देना ही देना है। ये अपना एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, जिसका वर्णन किस में है? तो आर्टिकल 326 में। तो जो वोट देने का अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, अर्थात इसका हनन होने पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं रहेगा। कि ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती है कि आपको वोट देना ही देना है। ये आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि आप अपने सरकार को आप चुन सकते हैं। इसीलिए मताधिकार को कानूनी या विधि अधिकार कहा गया है। और इसका वर्णन किस में है? तो आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 326 में इसका वर्णन है। इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 326 में याद रखेंगे। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और बहुमत से आए थे। इसलिए उन्हें लगा कि युवा ही उन्हें मत देकर अगली बार भी सत्ता पर काबिज करवाएंगे। इसलिए उन्होंने मताधिकार की आयु को घटवाकर कितना कर दिया था? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में वे पराजित हो गए। तो राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी तो युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था। तो जैसे ही युवा जब प्रधानमंत्री बने, चूँकि उस समय ये काफ़ी युवा थे, तो उन्होंने लगा कि मैं भी युवा हूँ और युवा हमारे चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो उन्होंने और युवाओं को वोट देने के लिए जो वोट देने का उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। कब? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। हालांकि इस चुनाव में वे क्या हो गए? तो पराजित हो गए थे। इस चुनाव में क्या हो गए? तो वे पराजित हो गए थे। याद रखेंगे, राजीव गांधी। लोकसभा में मतदान फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, अर्थात अगला ही विजेता द्वारा होता है। अर्थात जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा
विजेता वही बनेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा में जो मतदान प्रणाली होता है वह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, अर्थात अगला ही विजेता, कि जो आगे रहेगा, जिसको वोट मिलेगा ज़्यादा, वही विजेता बनेगा। इसी प्रणाली पर लोकसभा में चुनाव होता है। अर्थात जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, विजेता वही बनेगा। याद रखेंगे। भारत में पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है कि भारत में पहली बार लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। तो भारत में पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। जबकि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। और लोकसभा के लिए जो पहला चुनाव हुआ था वह अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ था। तो याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह टर्म पूछा जाता है कि लोकसभा की जो पहली गठन हुई थी पहली बार कब हुई थी? तो 17 अप्रैल 1952 को। और पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। और लोकसभा के लिए जो पहला चुनाव हुआ वह कब हुआ? तो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक। वर्तमान लोकसभा चुनाव 2019 कौन सी लोकसभा चुनाव थी? तो 17वीं लोकसभा चुनाव थी, जिसमें प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी। तो यह जो अंतिम चुनाव हुआ था लोकसभा का 2019 का, यह 17वीं लोकसभा चुनाव था। और इसमें प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, याद रखेंगे, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। अगला जो 2023 में इलेक्शन होगा, इसके लिए ये तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो वर्तमान लोकसभा चुनाव 2019 17वीं लोकसभा चुनाव थी। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी। अनुच्छेद 83(2) में लिखा गया है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 83 के उपखंड 2 में लिखा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, यह बात लिखा गया है आर्टिकल 83 के दूसरे क्लॉज में। आर्टिकल 83 के दूसरे क्लॉज में लिखा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने बरस का होता है? तो 5 बरस। तो कोई भी लोकसभा के सदस्य कितने बरस के लिए होते हैं? तो 5 बरस। तो अगले 5 बरस के बाद क्या होता है? तो इलेक्शन होता है लोकसभा का। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 बरस का होता है। मगर प्रधानमंत्री की सलाह पर या उनके कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को क्या कर सकता है? तो पहले ही भंग कर सकता है। याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री की सलाह पर या कहने पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों को समय से पहले ही भंग कर सकता है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल यदि भंग करना हो तो उसका अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति डायरेक्टली उनके सदस्यों को भंग नहीं कर सकता, इसके लिए उसे प्रधानमंत्री की सलाह लेनी पड़ती है। और यह तब होता है जब मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री को लगता है कि उनका बहुमत जो है वह कम हो रही है। तो जब प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिपरिषद को लगता है कि उनका जो बहुमत है उसमें कमी आ रही है, तो ये क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को कहते हैं कि आप अब इसकी सदस्यता को भंग कर दीजिए। तो राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह पर उस मंत्रिपरिषद को लोकसभा के सदस्यों को क्या कर सकता है? भंग कर देता है। अब तक जो है 8 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है VVI कि अब तक कितनी बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है? तो 8 बार। याद रखेंगे, 8 बार।
राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कौन सा आर्टिकल वर्णन है? तो आर्टिकल 352। जब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, उसके अधिकार के बारे में, तो राष्ट्रीय आपातकाल का अधिकार है। उसके बाद 356, 352, 308 वित्तीय आपातकाल है। और उसके बाद जो देश में कर्फ्यू लगता है 356 के तहत, तो उन सब के आपातकाल को लगाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे दिमाग में नोट कर लेंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 से 1977 के समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो 1975 से 1977 के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। तो इसी दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। चूँकि 1971 ईस्वी से लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो चुका था और 1976 ईस्वी में यह समाप्त होने वाला था, परंतु आपातकाल लगने के कारण इसे 1 वर्ष बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। परंतु आपातकाल बनी रही और उस कार्यकाल को पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और यह आपातकाल चला 1977 तक। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 से लेकर 1977 के समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। चूँकि 1971 से लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो चुका था और 1976 में समाप्त होने वाला था, परंतु आपातकाल लगने के कारण उसे 1 वर्ष बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। परंतु आपातकाल बनी रही। 1 वर्ष बढ़ाने के बावजूद भी उस आपातकाल में कमी नहीं आई, तो फिर उसका लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया और यह 1977 तक चला। तो इस प्रकार 1975 से लेकर 1977 तक देश में क्या लगाया गया? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। और इस समय कई बड़े दिग्गज नेता को जेल भेजा गया था, जैसे कि उस समय लालू यादव भी थे और भी सारे कई बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, तो उन्हें जेल भेज दिया गया था। इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सी लोकसभा थी? तो उस समय 5वीं लोकसभा थी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था तो उस समय कौन सी लोकसभा का गठन हुआ था? तो 5वीं, जिसे 2 बार, एक बार 1976 से 77 और दूसरी बार 1977 से 78 तक 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया। उस समय फ़खरुद्दीन अली मोहम्मद भारत के राष्ट्रपति थे। तो जिस समय यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी के द्वारा जब लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रीय आपातकाल हटने के बाद लोकसभा को अधिकतम 6 माह तक, अर्थात आपातकाल हटने की तिथि से 6 माह की तक आगे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात 6 माह के भीतर लोकसभा चुनाव कराना होगा। तो याद रखेंगे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल को हटा दिया जाएगा तो लोकसभा को अधिकतम 6 माह तक, अर्थात आपातकाल हटने की तिथि से 6 माह तक आगे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात 6 माह के भीतर लोकसभा चुनाव संपन्न करवाना होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के कितने समय के बाद, तो 6 महीने के भीतर
अगर यह आपातकाल नहीं हटता है तो फिर दोबारा से लोकसभा चुनाव कराना पड़ेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया? तो 6 वर्ष। तो जब 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ 1976 ईस्वी में, जिसे संविधान की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान कहा जाता है इस 42वें संविधान संशोधन 1976 को। तो उसी के समय इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकसभा का कार्यकाल कितना बरस कर दिया? तो 6 बरस निर्धारित कर दिया। परंतु जब 44वां संविधान संशोधन 1978 आया तो इसे पुनः इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में फिर इसे घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो यही 44वां संविधान संशोधन हमारे लिए आज वर्तमान में इनके कार्यकाल के लिए बनाया गया कानून है। कितना बरस? तो 5 वर्ष अभी तक वह चल रहा है। अब आर्टिकल 84 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल 84 में लिखा गया है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। तो आर्टिकल 84 में लिखा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। तो आर्टिकल 84 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों की योग्यता का वर्णन है, इम्पोर्टेंट है। तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो सबसे पहला योग्यता क्या है कि उसे भारत का नागरिक अवश्य रूप से होना चाहिए। कि वो कहाँ का नागरिक हो? तो भारत का नागरिक हो, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु निर्धारित होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। याद रखेंगे, 25 वर्ष बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी लाभ के पद पर वह व्यक्ति न हो यदि वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है। साथ ही साथ पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, अर्थात उन सदस्यों को पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 84 में एक बात और लिखा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ और योग्यताएं हैं जो संसद के द्वारा निर्धारित किया गया है। कि अनुच्छेद 84 में लिखा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ और योग्यताएं हैं जो संसद के द्वारा निर्धारित है। एक व्यक्ति एक साथ 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है और यदि वह दोनों सीटों को जीत जाता है तो उसे एक सीट को त्यागना पड़ेगा। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के बड़ौदा और उत्तर प्रदेश के बनारस से लोकसभा सीट के लिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था और दोनों जगहों से उन्होंने जीत हासिल की, मगर उन्होंने बड़ौदा के लोकसभा सीट को क्या कर दिया? त्याग दिया और वे केवल बनारस से ही लड़े। तो एक व्यक्ति एक साथ 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव तो लड़ सकता है और यदि वह दोनों सीटों पर जीत जाता है तो उसे एक सीट को त्यागनी पड़ेगी। जैसे कि उदाहरण में 2019 के चुनाव में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो जो नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री, वे गुजरात के बड़ौदा और उत्तर प्रदेश के बनारस के लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों जगहों से वे जीत गए। लेकिन किसी एक सीट पर ही उनको अपनी उम्मीदवारी जतानी थी, सरकार बनानी थी, तो उन्होंने गुजरात का जो बड़ौदा सीट था उसे क्या कर दिया? तो त्याग दिया और केवल बनारस से ही वे अपने बने रहे।
लोकसभा में कोई व्यक्ति देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि लोकसभा चुनाव में कोई एक व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़ सकता है। तो लोकसभा में कोई व्यक्ति देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है जहाँ पे उसकी लोकसभा सीट है। तो लोकसभा में चूँकि वह पूरे देश के लिए है, चूँकि प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है तो पूरे देश के लिए है, तो लोकसभा में कोई व्यक्ति देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अगर लोकसभा सीट के उम्मीदवार को कुल सदस्य का 1/6 मत नहीं मिलता तो उसके लिए 25,000 रुपये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। याद रखेंगे कितनी? 25,000। और यह जमानत राशि सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए है, लेकिन एसटी और एससी के लिए यह जो जमानत राशि है कितना निर्धारित है? तो 12,500। याद रखेंगे कि अगर लोकसभा के सीट के उम्मीदवार को तो कम से कम लोकसभा सीट के लिए जो उम्मीदवार है कुल सदस्य का 1/6 मत तो मिलना जरूरी है, कम से कम 1/6। अर्थात यदि कुल 36 उम्मीदवार हैं तो कि एक सदस्य को 6 वोट तो कम से कम मिलना अवश्य है। तो यदि 1/6 वोट नहीं मिलता, अगर 1/6 वोट नहीं मिलता तो उसे जमानत राशि भी देनी पड़ेगी। कितना? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। और यह जो जमानत राशि है वह जनरल और ओबीसी के लिए लागू है, लेकिन एससी और एसटी के लिए यह जमानत राशि 12,500। तो 25,000 का आधा निर्धारित है। याद रखेंगे 12,500। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के दौरान जो समस्या आएगी उसका निराकरण जिस राज्य में व्यवधान या समस्या होती है उस राज्य के उच्च न्यायालय करते हैं। अगर मान लेते हैं कि बिहार में लोकसभा के लिए चुनाव चल रहा है, हालांकि पूरे देश में एक साथ चलता है, तो यदि बिहार में चुनाव चल रहा है, यदि बिहार में उसके लिए कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ तो ऐसा नहीं कि उसका समस्या दिल्ली निपटारा करेगा, हरियाणा निपटारा करेगा। तो यह बिहार की समस्या है, इसका निराकरण बिहार सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है। लोकसभा की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष घोषित करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है कि जो लोकसभा की प्रथम बैठक होती है तो उसमें राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उन्हें अस्थायी तौर पे, अस्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष घोषित करता है, जिसे कौन सा का क्या कहा जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और यह जो प्रोटेम स्पीकर होता है वह लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। याद रखेंगे लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। वेरी इम्पोर्टेंट। अब है कि वरिष्ठ लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य का मतलब क्या होता है? तो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य का मतलब होता है सबसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव जीतता है। जो सदस्य सबसे ज़्यादा बार लोकसभा का चुनाव जीतता है उसे ही वरिष्ठ लोकसभा सदस्य कहते हैं। याद रखेंगे। तो वरिष्ठ लोकसभा का सदस्य का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा बार लोकसभा का चुनाव जीत जाता है। जो 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें वर्तमान लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो वीरेंद्र कुमार। वो वीरेंद्र कुमार थे 2019 में। जो लोकसभा के 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 के चुनाव जीते हैं। याद रखेंगे। तो ये कितनी बार चुनाव जीते? 4 बार। इम्पोर्टेंट है, 4 बार। 14, 15, 16, 17, 11, 12 और 13 का चुनाव, अर्थात 7 बार इन्होंने चुनाव जीता। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद को शपथ दिलाते हैं।
जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद को शपथ दिलाते हैं। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने तक अस्थायी तौर पर सदन का संचालन करते हैं। तो याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वे नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद को शपथ दिलाते हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। याद रखेंगे, और इनके निर्वाचन होने तक अस्थायी तौर पर सदन का संचालन भी करते हैं। याद रखेंगे। अब अनुच्छेद 93 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 93 में लिखा गया है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, अर्थात स्पीकर ऑफ द लोकसभा। याद रखेंगे, अनुच्छेद 93 में लिखा गया है कि लोकसभा में उसका एक अध्यक्ष भी होगा। क्या होगा? तो अध्यक्ष होगा, अर्थात एक स्पीकर होगा। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम प्रकाश बिरला है। याद रखेंगे, ओम प्रकाश बिरला। ओम प्रकाश बिरला है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष यही है, ओम प्रकाश बिरला। अब है कि आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकता है। तो याद रखेंगे कि ये जो आर्टिकल 93 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 93 में लिखा गया है कि लोकसभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। याद रखेंगे। मुख्यतः जिस दल की सत्ता होगी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसी दल का होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मुख्यतः जिस दल की सत्ता होगी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसी दल का होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल पूछा जाए तो कितने बरस होता है? तो 5 बरस का। अभी हमने क्या बताया था कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने बरस का होता है? तो 5 बरस का। तो अध्यक्ष का भी कार्यकाल कितने बरस का होगा? 5 बरस का। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने बरस का होता है? तो 5 बरस। परंतु प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति 5 बरस से पहले ही इसके कार्यकाल को भंग कर सकता है। तो यदि प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको समय से पहले ही हटा दे सकता है। याद रखेंगे, तो इनको समय से पहले हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। तो जो लोकसभा के निर्वाचन की तिथि है वह किसके द्वारा तय की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष की कोई विशेष शपथ नहीं होती क्योंकि प्रोटेम स्पीकर ही उन्हें शपथ दिला देते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई ऐसा विशेष तौर पे शपथ ग्रहण करने की कोई घोषणा नहीं होती, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष ही इनको क्या करते हैं? शपथ दिला देते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही इन्हें शपथ दिला देते हैं। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत के पहले यदि लोकसभा अध्यक्ष थे तो उनका नाम था जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेवन मावलंकर। जबकि भारत की पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार, जो कि कांग्रेस पार्टी से थी। और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी? तो सुमित्रा महाजन। कौन बनी? सुमित्रा महाजन। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि भारत में यदि पहले लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो वे जी.वी. मावलंकर थे, गणेश वासुदेवन मावलंकर थे। यदि पूछा जाए कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष तो उनका नाम था मीरा कुमार, जो कि कांग्रेस के थी। और दूसरी महिला जो कि लोकसभा अध्यक्ष बनी तो उनका नाम था सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन।
अब है कि वर्तमान 17 अर्थात 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। कहाँ के हैं, किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी से हैं। तो अभी हमने इसे बताया भी कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। यह कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 17वीं। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ओम बिरला याद रखेंगे। चूंकि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इन्हें इस्तीफा दे सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लेकिन 5 वर्ष से पहले भी ये इस्तीफा दे सकते हैं। अनुच्छेद 94 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 94 में लिखा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो उपाध्यक्ष को। यदि 5 वर्ष से पहले यदि ये अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। याद रखेंगे। तो इतना ही याद रखेंगे कि आर्टिकल 94 में लिखा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 94 में, अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 94 में यह भी लिखा गया है, अनुच्छेद 94 में यह भी लिखा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष त्याग पत्र के बाद भी लोकसभा के गठन तक वह पद पर बने रहेंगे। तो जब लोकसभा के अध्यक्ष त्याग पत्र दे देते हैं तो अगले जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा, लोकसभा का गठन होगा, तो उस समय तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 94 में लिखा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से क्या किया जा सकता है? सभा से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें 14 दिन पहले ही सूचना देनी पड़ेगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत से लोकसभा के अध्यक्षों को हटा नहीं जा सकता है। अर्थात 2/3 बहुमत को यदि लोकसभा से पास कर दिया जाए हटाने संबंधित, तो इसके बाद अध्यक्षों को हटना पड़ता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले ही उन्हें क्या करनी पड़ेगी? तो सूचित करनी पड़ेगी। तो इसके लिए 14 दिन पहले सूचना देना होगा। अनुच्छेद 94 में एक बात और लिखा गया, तो अनुच्छेद 94 में एक बात और लिखा गया कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई तो फिर उन्हें पद छोड़ना होगा। तो अनुच्छेद 94 में लिखा गया है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष की संसद सदस्यता ही समाप्त हो जाती है तो उसके बाद उन्हें यह पद छोड़ना पड़ेगा। याद रखेंगे। 3 लोकसभा चुनाव ऐसे हैं जिन्हें लोकसभा के अध्यक्ष का पद त्यागने का प्रस्ताव पारित करना पड़ा था। याद रखेंगे। तो 3 लोकसभा अध्यक्ष ऐसे हैं, नाम बताते हैं कि 3 लोकसभा अध्यक्ष ऐसे हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष का पद त्याग करने का प्रस्ताव पारित करना पड़ा, लेकिन उन्हें 2/3 बहुमत नहीं मिला, जिन्हें अपने पद से बने रहना पड़ता था। और वे थे जीवी मावलंकर, हुकुमदेव और बलराम जाखड़। तो इनके समय क्या हुआ? तो इनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। तो इसी कारण जो जीवी मावलंकर हैं, हुकुमदेव हैं और बलराम जाखड़ हैं, तो इन्हें क्या करना पड़ा कि अपने पद पर क्या करना पड़ा? बने रहना पड़ा था, क्योंकि समय से पहले ही इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था और त्यागपत्र देने के बाद इन्हें 2/3 बहुमत की प्राप्ति नहीं हुई थी। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 96 में लिखा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष, अनुच्छेद 96 में लिखा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने पर विचार हो रहा है। विचार हो रहा हो तब तक वह अपने पद पर नहीं बैठेंगे, मगर लोकसभा की कार्यवाही में वे भाग ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 96 में लिखा गया है
कि जब तक लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने पर विचार चल रहा हो तो उस समय के बीच वे अपने पद पर नहीं बैठेंगे और लेकिन जब लोकसभा की कार्यवाही होगी तो उसमें वे भाग ले सकते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, संचालन करते हैं, अर्थात कोई भी सदस्य सदन में तब तक नहीं बोल सकता जब तक लोकसभा के अध्यक्ष अनुमति न दें और उतना ही बोले जितना कि समय दिया गया है। अर्थात लोकसभा की जो बैठक होती है वो उसकी सारी जवाबदेही, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की। याद रखेंगे। तो लोकसभा जो अध्यक्ष है लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और संचालन करते हैं, अर्थात कोई भी सदस्य सदन में तब तक नहीं बोल सकता जब तक लोकसभा की अध्यक्ष की अनुमति नहीं मिल जाती और उन्हें उतना ही बोलना पड़ता है जितना कि उन्हें समय दिया गया है। अब हम लोग आते हैं कि गणपूर्ति के बारे में। गणपूर्ति क्या है? कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष गणपूर्ति न होने पर सदन स्थगित कर सकता है और इसका उल्लेख लिखा गया है अनुच्छेद 100 के चौथे आर्टिकल में। याद रखेंगे। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अगर गणपूर्ति नहीं होता है, गणपूर्ति का मतलब होता है लोकसभा सदस्य की कुल संख्या का 10वां भाग, अर्थात कम से कम चूँकि 545 सदस्य तो लोकसभा में उपस्थित होते हैं कुल सदस्य, तो उन्हें 10 से भाग देंगे तो लगभग वो 55 सदस्य क्या आते हैं। तो ये जो 55 सदस्य हैं, इनके न होने पर सदन स्थगित कर दिया जाएगा इसका उल्लेख आर्टिकल 100 के चौथे क्लॉज में है। इसका जो वर्णन है यह अनुच्छेद 100 के चौथे क्लॉज में वर्णन है, चौथे उपखंड में वर्णन है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठक को स्थगित कर सकता है पर राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है। तो भंग करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास नहीं होता, केवल उसके पास। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा की बैठक को स्थगित कर सकता है, लेकिन भंग करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो याद रखेंगे कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जो सदन होती है उन पर अध्यक्षता करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात यह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का भी अधिकार प्राप्त है। और इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 118 के चौथे उपखंड में है और इसका जो वर्णन है यह अनुच्छेद 18 के चौथे जो उपखंड हैं उनमें वर्णित है। याद रखेंगे। जबकि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, तो अधिवेशन को बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और इसका वर्णन है आर्टिकल 118 के चौथे क्लॉज में। तो आर्टिकल 118 के चौथे क्लॉज में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। याद रखेंगे। और जबकि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। याद रखेंगे।
कि अब तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया है, तो 3 बार। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। कब, किस मामले में, तो साधारण विधेयक के मामलों में मतबंध होने पर तब। यदि कोई लोकसभा का सदस्य सदन में शांति व्यवस्था को भंग करता है तो लोकसभा के अध्यक्ष उसे सदन से चले जाने की अनुमति दे देते हैं, और यदि वह तब भी लोकसभा के सदस्य लोकसभा की कार्यवाही को भंग या बाधा डालते रहें तो लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है। क्या अध्यक्ष अधिकार प्राप्त है कि वह उस सदन को लोकसभा से निलंबित कर सकते हैं। वह उस सदन को ही क्या कर सकता है, लोकसभा से हटा दे सकता है। याद रखेंगे, यह अधिकार किसके प्राप्त है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को। याद रखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को। कोई विधेयक, नौकरी थोड़ी जाता, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो कोई विधेयक यदि धन विधेयक है या नहीं है, उसका भी निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा सदन के अंदर महासचिव, लोकसभा के सभी अधिकारी, लोकसभा के कैबिनेट मंत्री सभी लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन होते हैं। तो योर ऑनर कहते हैं, जैसे कि जो सदन का चैनल होता है तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या कि महामहिम या योर ऑनर करके पुकारा जाता है। तो लोकसभा सदन के अंदर महासचिव, लोकसभा के सभी अधिकारी, लोकसभा के कैबिनेट मंत्री, ये सभी लोकसभा के सदस्य के अधीन होते हैं। याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा आर्टिकल, या जो है अगला, यह आर्टिकल है 94 तक। इसके बाद और सारे आर्टिकल को देखेंगे और चर्चा करेंगे हम लोग क्या, तो इस जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश या जो भारत का जो लोकसभा है, इस लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तक चूँकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। लिखना